दोस्तों नमस्कार। 4PM के सभी नेटवर्क पे, 4PM गुजरात पे, दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज जो मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो बड़ा रोचक है मामला पूरा। ये आप सबने जाना होगा, आप सबने न्यूज पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, कहीं ना कहीं तो आपके ध्यान पे आई होगी कि दिल्ली में देखिए एमसीडी में मेयर का चुनाव तो हो गया। मेयर का चुनाव होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी भी एक चीज होती है, उसका भी चुनाव होता है। उस दौरान कल रात को एमसीडी का जो भवन है दिल्ली का, वहां पे जो दृश्य जो प्रोड्यूस किए गए, जिसको उत्पादित किया गया और मतलब कि फल भी फेंके गए, फूल भी फेंके गए, माइक तोड़े गए और पता नहीं क्या क्या और फेंका गया। और ये सब ज्यादातर जो हुआ, वो जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है वो ये कि ज्यादातर जो है ये बीजेपी की ओर से किया गया। वहां पे बीजेपी की मेयर पद की जो वो उम्मीदवार थी रेखा जी, जहां तक मुझे नाम याद है उनका, वो माइक तोड़ती हुई जो है कैमरे में कैद हुई। और मतलब कि क्या कहे ये, इसको क्या कहें, कोई सब्जी मंडी बाजार का उदाहरण भी नहीं दे सकते। वहां जो कोलाहल होता है वो एक अलग कारण से होता है, वहां यहाँ मारपीट तो नहीं होती इस तरह से। ये लोग जो चुने हुए लोग हैं ये गए हैं। अब ये आम आदमी पार्टी ने अगर वहां सत्ता हासिल कर ली है तो कर ली है। इनको क्यों कोई चीज जो है वो हार जाते हैं तो क्यों इनको वो पचाने में बड़ी तकलीफ क्यों हो जाती है, ये समझ में नहीं आता है। मन में ये देख के सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो कल के दृश्य देखने को मिले, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करते हैं क्या? मैं कुछ दृश्य दिखाता हूं, आप देखिए, आपको पहले मैं दिखा दूं। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी जुड़ी गए हैं, तो उनका एक बार स्वागत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े यंग है और बड़ा एक जैसे कहते हैं ना कि बड़ा मुंह तोड़ जवाब देते हैं बीजेपी वालों को, ये हमने देखा हुआ है उनको। दूसरा दृश्य दिखाते हैं मिश्रा जी, ये दूसरा दृश्य भी दिखाई दें, ये भी देख लिया जाए। ये कौन कुश्ती कर रहा था? ये कौन था जो एक तरह की कुश्ती दिखाई दे रही थी वहां पे, सुरेश भाई? देखिए, आपने वीडियो में भी जिस तरीके से देखा, जो उनकी शिखा राय जी हैं, किस तरीके से वो माइक तोड़ रही हैं, उनके अमित नागपाल हैं, वो कैसे बैलेट बॉक्स को ही फेंक दे रहे हैं, तो किस तरीके से होगा चुनाव? हमने पूरी प्रक्रियाओं के तहत पहले भी ये वही काम कर रहे थे। आपने पूरी वीडियो में भी देखा। अच्छा रहा कि मेरे इन विजुअल्स को दिखाने से पहले ही आपने चला दिया कि कहीं भी कोई आपको आम आदमी पार्टी का पार्षद नहीं दिखा।
हम खुद ही सत्ता में हैं, कल मेयर भी चुन के आए, डिप्टी मेयर भी चुन के, हमारा ऐसा बवाल करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। एक और वीडियो दिखा देता हूँ, फिर आपसे फिर बातचीत करनी है हमको। एक ये आखिरी वीडियो जो हमारे पास है, ये दिखा ये फेंके जा रहे हैं चीजें इसमें फल। देखिए सेब भी मार रहे हैं, सब कुछ मार रहे हैं, जो मिल रहा है उनको देखिए क्या कर रहे हैं, क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ पे। क्या है ये, क्या क्या फेंका गया कल, किन किन चीजों को फेंका गया भाई, जरा ये बता दें दर्शकों को। देश की जनता जो लोकतंत्र में आप सबको चुनकर भेजती है, तो ये देखने के लिए तो नहीं भेजती है। क्या हुआ है कल, ये क्या क्या फेंका गया भाई? नहीं, क्या दरअसल अब क्या क्या फोका गया है वो तो मैंने आपको बताया ही। कोई माइक तोड़ रहे हैं, बैलेट बॉक्स से फेंक दे रहे हैं, हमारी मेयर को ये भी बीच में बोलना पड़ा कि जो सेक्रेटरी हैं वो उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तमाम कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस को हम समझते हैं कि सीक्वेंस हुआ क्यों। भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से वोट करा के मेयर का चुनाव जीतना चाहती थी, वो अफेक्ट करना चाहती थी, वो स्टैंडिंग कमेटी जीतना चाहती थी, वो एल्डरमैन्स को वोट कराना चाहती थी, नॉमिनेटेड पर्सन्स को वोट कराना चाहती थी, जो कि टोटल ही असंवैधानिक था, जो कि भारत में कई ऐसी कोर्ट्स का फैसला भी आ चुका है। वो लगातार वो तानाशाही का दौर चलाते रहे वो लोग, वो प्रोटेम स्पीकर के थ्रू ही पूरा पूरा चुनाव कराना चाहते थे। लेकिन हम न्यायालय गए, न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। कल मेयर का चुनाव हुआ, हम जीत गए, भारी मतों से जीते, भारी हमारे अंतर का आंकड़ा बड़ा था। डिप्टी मेयर का चुनाव हम जीत गए। अब बात हुई स्टैंडिंग कमेटी के वोट पड़ने की। स्टैंडिंग कमेटी का वोट पड़ रहा था, लगभग 55 वोट पड़ चुके थे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी को ख्याल आता है कि नहीं अब वोट नहीं होगा। अचानक से इनको ख्याल आता है कि अब वोट नहीं किए जाएंगे। इनको लगा नहीं नहीं वोट लोग को देख ले रहे हैं, वोट क्या हो जा रहा है। इनको अचानक से ख्याल आया है कि नहीं वोट होंगे। आखिर कोई तर्क तो दीजिए कि क्यों वोट नहीं होंगे। 55-56 लोगों की वोटिंग हो चुकी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद भी शामिल थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद शामिल थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये बवाल करना शुरू किया। ये शुरुआत हुई शाम के 4:30 बजे से, और ये लगातार, देखिए हमें चुनाव कराना था, दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया है, 2.5 महीने होने को है। 2.5 महीने पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता सत्ता में लेकर आई। कितने बड़े समय से एमसीडी में इतने ढेर सारे कार्य होते हैं, अभी भी हमारे पार्षद बिना अभी हाउस की इतनी पावर्स के सफाई में लग गए हैं, तमाम कामकाज में लग गए, फर्क दिखने लगा है जनता को। हमने कहा जो बड़े चेंजेस हैं, बजट आने वाला, तमाम बड़ी बातें हैं, जिसके लिए हमें इस सरकार में आके काम करना पड़ेगा, मेयर हमारा बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अचानक से कहीं मैसेज आता है उनके आकाओं का, और इनको लगा कि नहीं अब तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की बात है कि आखिर में आपको हुआ क्या कि 55 वोट पड़ने के बाद आपको ध्यान आता है, फिर आप बवाल करना शुरू कर देते हो, फिर आप कहते हो चुनाव दोबारा कराओ। आखिर में ऐसी क्या गड़बड़ी थी ये लोग कर रहे थे जो नहीं कर पाए? 55 वोट पड़ चुका है, जिसमें बीजेपी के भी काउंसलर्स थे, आम आदमी पार्टी के भी काउंसलर्स थे। वजह वो क्या है कि जिससे बीजेपी कहती नहीं अब जिनका वोट पड़ चुका दोबारा वोट पड़ो। क्या भारतीय लोकतंत्र में या चुनाव की किसी प्रक्रिया में ऐसा कभी हुआ है कि अभी वोटिंग चल रही हो, बीच में कोई आता नहीं नहीं आप दोबारा वोट कराओ, नहीं माना जाएगा? तो इस तरीके का कोई तार्किक कारण नहीं था उनके पास। हमने लगातार कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, 12-13 बार हाउस को एडजर्न किया गया, लगातार रात भर कि आज आप चुनाव, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश था कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं। मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद मेयर इन चुनाव को, प्रक्रियाओं को संपन्न करा के आगे की कार्रवाइयों को जारी करेंगे। उसके बाद से हमारी मेयर ने लगातार ऐसा किया, हमारी मेयर पे हमला किया गया। उसकी वीडियो हमने रात में ही रिलीज की, रात में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप फिर से आइए, बोलने का मौका भी दिया गया, आप पक्ष अपना रखिए। शिखा राय जी जो उनकी नेता विपक्ष हैं, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा, हमारे लोगों ने पक्ष रखा, और तार्किक रीजन पूछा कि आखिर में वो कौन सा लीगल पॉइंट है जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि जो वोट हो चुका है वो नहीं माना जाएगा, आप दोबारा वोट कराइए। इसका कोई एक भी रीजन नहीं मिला।
बार बार लगातार कोशिश की हमने, ताकि दिल्ली की जनता देख ले कि हम वोट कराना चाहते हैं, हम मेयर का भी चुनाव कराना चाहते थे। इन लोगों ने तमाम गलत प्रक्रियाएं की, लेकिन फिर भी ताकि हम चलो कराओ तो सही, लेकिन फिर भी इन्होंने मेयर का नहीं करा। अंततः हमें कोर्ट से जाके वो लाना पड़ा फैसला, फिर वो चुनाव हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के जाने से बौखला गई है, मदमस्त हाथी की तरह हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। दिल्ली में विधानसभा में इतने भारी मार्जिन से हराकर हमें खदेड़ दिया, अब दिल्ली की जनता ने एमसीडी में भी हरा दिया। इनका झूठ पूरे देश में चल जाता है, पूरे देश में ये विधायक खरीद लेते हैं, सांसद खरीद लेते हैं, लेकिन जब ये दिल्ली आते हैं तो इनका रथ रुक जाता है। दिल्ली में पार्षदों को खरीदने में भी सफल नहीं हो पाते। तो ये इनकी बौखलाहट है, क्योंकि इनकी नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल बैठे। नरेंद्र मोदी जी यहीं दिल्ली में रहते हैं और यहीं ये सब कुछ हो रहा है, और उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल है, ये काम की राजनीति करते हैं। हम आम आदमी पार्टी है, काम की राजनीति करती है, और हम उन्हीं को चुनाव में दिखाकर वोट लेकर आए हैं, और उसी से हम सत्ता में आए, और वही कहते भी हैं कि आप सत्ता में लाइए, फिर काम करेंगे, फिर हम सत्ता में आने की बात करेंगे। तो यही परिणाम, यही सीक्वेंस रहा। हमने पूरी कोशिश की, इन्होंने चुनाव नहीं होने दिए, लगातार सुबह तक बैठे रहे। हमारे वरिष्ठ विधायक बैठे थे, सांसद संजय सिंह जी खुद बैठे हुए थे, हाउस के अंदर हमारे काउंसलर्स थे, एमएलए जो होते हैं वो थे। इस पूरे देश ने इस दृश्य को देखा। आज सुबह जब हमारी मेयर गई हमारे पार्टी कार्यालय, तो उनकी गाड़ी को घेर के इन्होंने बकायदा उन पे हमला किया, गाड़ी पे चारों तरफ से घेर लिया भाजपा के लोगों ने। तो ये तानाशाही का दौर है। सबको पता है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस तो बोलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कहीं बीजेपी का एक झंडा भी लगा लो तो दिल्ली पुलिस अपने आप ही दूर हो जाती है। तो ये एक तरीके से दिल्ली के एलजी, दिल्ली पुलिस और केंद्र की सरकार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही कर रही है। सर्वेश भाई, चलिए वो बात तो आपकी, मतलब वो दिख रहा है, तो उसमें तो क्या। और अब हम कोशिश तो करते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी बुला लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बिजी हो जाते हैं, वो आते नहीं हमारे कार्यक्रम में। तो क्या करें, अदरवाइज हमको भी लेके आते हम, और उनसे भी ये पूछते कि भाई आपने क्यों किया और क्या किया, पर वो कोई ना कोई उनको काम निकल आता है, तो वो हमारे कार्यक्रम पे नहीं, जब आप सच दिखाएंगे, ऐसी वीडियो दिखाएंगे तो नहीं आएंगे। उनको तो भाई, वो तो झूठ बोलने के माहिर होते हैं। आप सच दिखा देंगे, वीडियो में दिख जाएगा कि उनकी जो नेता विपक्ष है कैसे माइक तोड़ रही हैं, कैसे बैलेट बॉक्स ही चुरा लिया उन लोगों ने, बैलेट बॉक्स फेंका जा रहा। आप समझिए किस तरीके की बात है। ऐसे बातों का कोई काउंटर तो कर नहीं सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। आप झूठ को रोक देंगे, आप झूठ को बोलने नहीं देंगे, इसलिए आपके शो में नहीं आते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, तो मतलब नहीं, कई बार दर्शकों को भी ये लगता है कि आप क्यों नहीं बुला रहे। हमने कहा बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाते हैं, हम तो सबको बुलाते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं। उनको कोई ना कोई काम निकल आता है, या तो उनका नेटवर्क खराब होता है, या सीधा मना नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई बहाना निकल आता है, तो क्या करें। पर भाई अब ये जो है, अब तो ये प्रक्रिया जो स्टैंडिंग कमेटी की जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो तो अभी करनी पड़ेगी ना। कब शुरू होगी वो, और कब खत्म हो जाएगी? और अभी हमने बृहस्पतिवार तक के लिए एडजर्न किया है हाउस को। और अब मेयर हमारे हैं, डिप्टी मेयर हमारे हैं, तो हमारे पास ये डिस्क्रिशनरी पावर भी है। हमारे मेयर खुद अब जब भी हाउस का सेशन होगा बुला सकती हैं। तो बृहस्पतिवार तक का सदन का स्थगन है, उस दिन फिर से बैठक होगी। इनके लोगों से भी बातचीत हुई, इनको भी बताया गया। आज भी जब ये चर्चा हुई तभी भी हाउस में भी बोलने का मौका दिया गया कि आखिर में वो लीगल वैलिड रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। कोई ऐसा इनके पास लीगल पॉइंट नहीं था, कोई वैलिड पॉइंट्स नहीं था कि पहले इनके अपने लोग ही वोट दें, फिर ये कहें कि वही वोट वैलिड नहीं है। तो इसका कोई तार्किक कारण नहीं है, ये हास्यास्पद लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने घर की मुर्गी बना दी है। मतलब कुछ भी आपको लोकतंत्र और सरकारी प्रक्रियाएं, संविधान, कानून, डीएमसी एक्ट, किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कंट्रोल्ड है इनके हाथों में। ये तो ठीक है, पर हम ये जानना चाहते हैं, और हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर ये जानना चाहते हैं आपसे कि अब ये जो बर्ताव किया गया, ये बीजेपी ने ही किया है? आपके लोग क्या शामिल थे इसमें, क्या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से चल रहे थे, आप हमारे लोगों पे हमला कर रहे हैं, हमारे पार्षद हैं तो बीच बचाव सब करेंगे ही। आपको बीच बचाव तो सब पे आपने कई लोगों को घेर दिया। वोट जाते हुए हमारे काउंसलर जलज चौधरी जा रहे हैं वोट देने के लिए, उनको भाजपा के सभी लोगों ने सब तरफ से घेर लिया। अब सब तरफ से ऐसा लग रहा है कि उनको मार दिया जाएगा। अब आप समझिए किस तरीके का माहौल है। क्या लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इस तरीके की किसी भी बात को कोई भी जगह मिलती है?
आपके पास कोई भी लीगल वैलिड पॉइंट्स नहीं है। जब आप तानाशाही कर रहे थे, जब आप एल्डरमैन्स तक को वोट करवा रहे थे, तब आम आदमी पार्टी जब विरोध करती थी, तब जब हम आवाज उठाते थे, नारे लगाते थे, तो आप हमको ही बुरा भला कहते थे। जबकि कोर्ट में हमारे फेवर में फैसला आया, तभी भी तमाम मीडिया के भी साथी थे, तमाम लोग भी थे, वो कहते थे आप बवाल कर रहे हैं, जबकि हम अपने अधिकार मांग रहे थे, जिसको कोर्ट ने दिया भी, जो आज तक हुआ नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी खुलेआम तौर से एक ऐसा काम करे जिसका जवाब उसके पास खुद भी नहीं है। पहले वो अपने ही पार्षदों से वोट कराती है, फिर वो ये कहती है कि इन्हीं पार्षदों का वोट वैलिड नहीं है। अब ये कौन सा लॉजिकल रीजन है, किसको माना जाए? इसमें उनके भी पार्षद शामिल है, इसमें हमारे भी पार्षद शामिल है। तो इस तरीके के कुतर्कों का और मदमस्त हाथी की तरह सदन के अंदर बिहेव करने का कोई भी जगह है नहीं। और ये इस तरीके का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि आज इस पूरे देश में जब भी कोई बात असंवैधानिक आती है, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ने की आती है, जब भी नफरत फैलाने की बात आती है, तो अपने आप उसमें भारतीय जनता पार्टी ही शामिल होती है, प्रमुख रूप से होती है। और वो दिल्ली के सदन से लेकर देश के सदन तक में हर जगह भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से देखने को मिलती है। सर्वेश भाई, ये फिर एक सवाल जो है पूछना चाहूंगा कि इस तरह के बर्ताव में, जैसे आपके मेयर साहिबा ने तो कहा है कि जिसने जो तोड़ा होगा उस फुटेज देखा जाएगा और उससे वो खर्च वसूल किया जाएगा। वो खर्च वसूल करना तो चलिए एक बात है, ठीक है, लेकिन इस तरह का बर्ताव अगर कोई करता है सदन में, चुने हुए लोग अगर इस तरह से बिहेव करते हैं, इसमें इसमें और क्या हो सकता है? मतलब यहाँ तो ये तो है एक मामला, ये कि यहाँ तो पदार्थ पाठ पढ़ाना चाहिए जिसने भी किया हो, जिसने ये तरह की तोड़फोड़ की, क्योंकि ये तो जनता का भरोसा आप तोड़ रहे हैं। वहां आप ना तो दंगा फसाद करने के लिए जाते हैं, आप वहां जाते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी जो अभी आपका वार्ड है उसके लोगों का भला करने के लिए जाते हैं वहां पे आप। और वहां अगर आप ये सब करते हैं तो इसमें और क्या क्या और कुछ हो सकता है? कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि पेनल्टी, पैसा का फाइन तो मुझे लगता है ठीक, वो तो चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन जनता को इस तरह से निराश करना, उसके लिए भी कुछ सजा होनी चाहिए। इसमें क्या कोई लीगल प्रावधान या संवैधानिक और भी कोई कदम हो सकते हैं जो आप लोग ले सकें? डीएमसी एक्ट के तहत जो इसमें मेयर को पावर्स हैं वो उसका इस्तेमाल करके कार्रवाई करेंगी, जिसके तहत उन्होंने कहा भी इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का जो एक्ट है उसको जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसके तहत भी जो कार्रवाइयां हैं वो सदन निर्धारित करेगा कि कैसे कार्य कर सकते हैं। तो इसमें डीएमसी एक्ट के तहत भी प्रावधान है, प्लस अंदर मेयर अपने मेयर के सब अंडर में सब वनेबल मेंबर्स होते हैं तो उनके अंडर में भी प्रावधान है। कई बार पुराने भी ऐसे केसेस नजर में आए हैं जिसमें एफआईआर तक मामले भी गए हुए हैं, लेकिन सदन के मामले पे कोई भी कार्रवाई के लिए मेयर के पास पावर होती है, तो मेयर इन सब चीजों की जानकारी लेके इनकी विवेचना करके आगे की कार्रवाई को तय करेगी। और ये खरीदने वाली बात क्या थी जी? बीजेपी के से कल जानने को मिल रहा था, शायद सोशल मीडिया पे भी कुछ हमने पढ़ा था कि कुछ आपके पार्षदों को खरीदने की बात थी या कुछ उनके पार्षदों को आप खरीद रहे हैं, ऐसी कुछ बात थी? ऐसा कुछ है मेरे दिमाग में। नहीं, कई ऐसे लोगों के जो वोट इनवैलिड कराए गए या कई ऐसे वोट्स थे, तो उसमें कई हमारी पार्टी ने उसकी आवाज उठाई कि आप बार बार इन सब चीजों की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार लगी हुई है चुनाव में कि इनवैलिड वोट दिखा दिए जाएं या ऐसे तरीके की सेटिंग कर दी जाए, तो वो तमाम इनकी कार्रवाइयां तो चल रही हैं। ये तो पूरे देश में ही विधायक खरीदने वाली पार्टी मानी जाती है और इनके यहाँ तो ये कहीं भी सेल इनके लिए लगी रहती है। तो ये पूरे देश में इनका ट्रेंड बन गया है कि आप जीत सको तो जीत लो, नहीं तो खरीद लो, या तो जीतो या तो खरीदो। ये भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का एक मॉडल है। दिल्ली में इनका मॉडल आके फेल हो जाता है क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की राजनीति काम की राजनीति होती है। दिल्ली की राजनीति में वैसे बिकाऊ लोग आम आदमी पार्टी में होते नहीं, तो दिल्ली की राजनीति में फिर भी ये जोड़ने तोड़ने में लगे रहते हैं, कहीं एक को ले लो कहीं को ले लो। इन्हीं के तहत भारतीय जनता पार्टी इतने सीट पीछे आने के बावजूद भी ये कह रहे थे कि मेयर अपना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सीरियल ऑफेंडर्स हैं। ये सीरियल ऑफेंडर्स हैं पूरे देश में, विधायक खरीदने के और ऐसे ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स खरीदने के। तो इनको लगा कि दिल्ली में भी हम खरीद लेंगे, जब दूसरी जगहों पे हम 20-20, 30-30% पूरे हाउस का वोट खरीद लेते हैं, तो यहाँ तो हमें 10% खरीदना है, 30 काउंसलर से खरीदने यहाँ खरीद लेंगे, पर यहाँ 3 भी नहीं खरीद पाए। तो ऐसे बहुत सी जगहों पे इन्होंने कोशिश की
कल भी अंत तक कोशिश में लगे रहे। स्टैंडिंग कमेटी से लेकर कांग्रेस को उन्होंने पूरा सेट कर ही लिया है। कांग्रेस इनका अंदर की तरफ से अंदरूनी तरीके से साथ दे ही रही है। तो इस तरीके से लगे हुए थे कि कर रहे हैं। इनकी प्रयास मेयर डिप्टी मेयर दोनों में असफल हुआ। इनको लग रहा था स्टैंडिंग कमेटी में कई जगह हम इस तरीके की घालमाल कर सकते हैं। जब इन्होंने देखा कि चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो इनकी बौखलाहट नजर आ गई। नहीं तो 56 वोट पड़ने के बाद अचानक से आज वोट नहीं पड़ेंगे, कल पड़ेगा, इस तरीके के मतलब इलॉजिकल बातें करने का कोई भी जगह नहीं है, ये कोई तथ्य नहीं है। तो अच्छा, एक साथ साथ ये भी पूछ ले, ये मनीष सिसोदिया साहब के खिलाफ भी तो अब वो एक जांच की छूट मिल गई है, तो भाई कहीं ना कहीं तो आप पकड़ में आ ही जाएंगे। अभी कुछ तो करेंगे, कुछ तो पकड़ेंगे आपका। मतलब आप ऐसे कैसे छूट रहे हैं? आप पकड़ में आए नहीं, ये तो कैसे मुमकिन है, ये बताइए। देखिए, दिल्ली में विधायकों मंत्रियों पे और हमारे मुख्यमंत्री पे उप मुख्यमंत्री पे सब मिला के 174 मामले थे, जिसमें लगभग 134 135 के फैसले आ गए, जिनमें हम पे कुछ नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी इस समय जितनी भी इनके पास सरकारी एजेंसियां हैं, ये उनके माध्यम से दूसरी अपोजिशन की आवाजों को, विपक्ष की आवाजों को दबाने में लगे रहते हैं। ये पुराने से ही सरकारों का ट्रेंड भी रहा है कि उनके पास तोता मैना से लेकर तमाम एजेंसियां रही हुई हैं, उनके वजह से वो विपक्ष की सरकारों को दबाते हैं। दिल्ली की सरकार को तमाम रूप से दबा रहे थे, अभी एक्साइज स्कैम में दबाया, अब वो नया मामला लेकर आए हैं जासूसी का कि इसमें 26 लाख की मशीन खरीदी गई है। ये बहुत गलत है। ये 8 साल पहले का एक मामला लेकर आए हैं, जिसका ये था कि रिकमेंडेशन वो करके केस लेकर आए थे। कोई कार्रवाई नहीं, ये तो ये मामला ढूंढ रहे हैं, इनको ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा। आप समझिए कि इतने बुरे बुरे मामले मिल रहे हैं इनको कोई मामला मिल नहीं रहा है। और बात रही सही गलत और किसी के ऊपर, तो देश में अभी आपने देखा संजय राउत जी 100 दिन तक ईडी की वजह से जेल में रह के आए, और उनको कोर्ट ने क्या फैसला दिया और किस तरीके से फटकार लगाई। पूरे देश ने देखा कि देश के एक मतलब उच्च सदन के सदस्य, एक सांसद के साथ आप इस तरीके का बर्ताव कर सकते हो। राजनीतिक प्रतिद्वंदता आपकी अलग हो सकती है, राजनीतिक बयानबाजियां आपकी दूसरी हो सकती हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत होकर इस तरीके से आप बिना अनाप शनाप मामले में 100 दिन तक आपने एक सांसद को आपने जेल में रखा, उसके बावजूद भी कोर्ट इस तरीके का फैसला दी, उन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है। 3000 से ज्यादा मामले जब पीएमएलए में कोर्ट रेड करती है, तो 23 मामलों में एक्यूट कर पाते हो आप। रेशियो देखते हैं ऐसे एजेंसीज का। ईडी को आपने इतनी पावर्स दे रखी हैं कि आज सही गलत और किसी तरीके का कोई मतलब ही नहीं है। लोग देखिए, देश की आम जनता को इसी तरीके से लोग भ्रमित करते हैं, ये इमेज खराब करने की नेताओं में लगे रहते हैं। इनको पता है अरविंद केजरीवाल की इमेज बहुत अच्छी है, इनको पता है मनीष सिसोदिया को लोग एजुकेशन रिवॉल्यूशन मानते हैं, इनको मानते हैं कोई अगर एजुकेशन रिवॉल्यूशन कर सकते हैं तो मनीष सिसोदिया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि देखिए, अगर मनीष सिसोदिया बढ़ गए तो अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल बढ़ जाएगा, फिर 2024 के चुनाव में भी एक खतरा साबित होंगे। इस तरीके से तमाम तरीके से ये आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने में लगे हुए हैं। तो इनको लगा हुआ है कि अगर हेल्थ का मॉडल दबाना है तो सत्येंद्र जैन जी को अंदर रख दो, अगर एजुकेशन का मॉडल दबाना है तो मनीष सिसोदिया जी को अंदर रख दो, अभी कुछ और मामले ढूंढ लेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी पे केस कर देंगे, कुछ और मामले ढूंढ लेंगे, सांसद संजय सिंह जी पे केस कर देंगे। ये ढूंढते रहते हैं। इनको लगता है देखिए, अगर सदन के अंदर एक बहुत मजबूत आवाज है सांसद संजय सिंह, तो उन पे आप केस करिए, उनको लगे रहिए, उनको आप सस्पेंड कर दीजिए। तो हर तरफ दबाने में लगे हुए। संसद के अंदर भी सस्पेंड है, 12-12 लोगों को इस बार नोटिस आ गई है। तो हर तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कार्रवाई करने में लगी हुई है। ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी नहीं है, ये सिर्फ राजनीति में सत्ता ओरिएंटेड पार्टी है। इनको एन केन प्रकारेण हर तरीके से सत्ता में रहना है और शासन करना है। तो बस इनको अपनी सत्ता की जो भूख है, जो सत्ता का नशा है, इसमें मदमस्त हाथी की तरह काम कर रहे हैं। इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये हर तरफ लगे हुए हैं कि चाहे मनीष सिसोदिया बच्चों के स्कूल बनाने का काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अडानी ने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया, देश के लाखों करोड़ों लोगों को चूना लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको एक नोटिस भी भेज दें। लेकिन दिल्ली के लाखों लोगों के बच्चों के भविष्य बनाने वाले, उनको गरीबी से एक अच्छी सोच देकर अच्छी जगह शिक्षा में स्थान देने वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ इनको केस करना जरूरी है। देश में, देश की राजनीति में बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि कोई एक ऐसा नेता पैदा हुआ कि जो ये कहता है कि शिक्षा जरूरी है, मैं आपको बेहतर शिक्षा दूंगा, मैं आपको प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा दूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वो फक्र की बात नहीं है
मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन करे, इनके लिए शर्म की बात है कि देखो जब दूसरे प्रदेशों में हम शिक्षा की राजनीति नहीं करते हैं तो आप दिल्ली में भी नहीं कर सकते। जब हमने राजनीति में कहीं शिक्षा की बात नहीं करी तो आप दिल्ली में भी नहीं कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि हम भी नफरत की बात करें, हम भी बांटने की बात करें, पर ये आम आदमी पार्टी है। हम शिक्षा के नाम पे वोट मांगेंगे, चिकित्सा के नाम पे वोट मांगेंगे, बच्चों के IIT और JEE में एग्जाम पास करने के नाम पर वोट मांगेंगे। हमारा राजनीति का मॉडल अलग है। सत्ता में हम विपक्ष में हैं, ये हमें दबाएंगे, ये हमारे संघर्ष का दौर है। हम संघर्षों से दब के निकलेंगे, संघर्षों से पहले भी निकले हैं और हम हमेशा मजबूत बन के निकलेंगे और आगे भी मजबूत बन के निकलेंगे। सरोज भाई देखिए, एक बात तो हकीकत है कि दिल्ली चलिए लगातार आप जीत रहे हैं, पंजाब आपने एक नया राज्य जोड़ दिया जहां पे आपकी सरकार है जो एक पूर्ण राज्य है, और बाकी ये जो आप जो मॉडल प्रस्तुत करते हैं, चाहे पिछले गुजरात चुनाव को भी देख लो आप, तो आपने जो एक लगातार एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग थी केजरीवाल साहब की, मनीष सिसोदिया साहब की, और बाकी आप सब जितने भगवंत मान साहब भी थे उसमें, और काफी उन्होंने प्रदेश में प्रवास किया, लोगों से मिले, हर चीज की, आपकी बात आपने रखी। पर देखिए वहां तो ये आपका जो मॉडल है वो तो स्वीकृत हुआ नहीं, ना वो हिमाचल में हुआ। तो क्या कारण लगता है, जब जैसे केजरीवाल साहब ने यहाँ तो ये भी कह दिया था, लिख के दे दिया था कि हमारी इतनी सीटें आएगी, कांग्रेस की इतनी आएगी, बीजेपी का वोट परसेंट इतना गिरेगा। चलिए वो सच हुआ ना हुआ उसको मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इस पर तो आप लोगों ने मंथन तो किया होगा कि आपके सिर्फ 5 ही विधायक चुनकर आए, जबकि आप उम्मीद कुछ ज्यादा लग रहे थे, और किसी भी की अपेक्षा के विरुद्ध एक परिणाम जो है वो गुजरात में बीजेपी ने हासिल किया। इस पर आप लोगों ने मंथन तो किया होगा, कुछ न कुछ तो क्या निकला उस मंथन का सार? लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपनी जीत की उम्मीद के साथ ही लड़ती है और अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी प्रदेश की जनता को यही कहती है, और हम भी उसी आशा के साथ लड़। देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली, सबसे ज्यादा सफलता के साथ बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है और इसका हमें गर्व है। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, कितने प्रतिशत वोट लेके आई पिछले विधानसभा चुनाव में? 12%। आम आदमी पार्टी कितनी नई पार्टी है, गुजरात में देश के सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आई, कितने परसेंट वोट लेकर आए? हम 13%। हम अपनी सफलताओं से ऐसा भी नहीं घमंड में आ जाते, लेकिन ये सफलताएं हमें गर्व की अनुभूति देती हैं कि अभी 10 सालों पहले हमने एक पार्टी शुरू की, इस देश में एक आंदोलन के साथ हमने शुरुआत की और हमने लोगों से कहा कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए और उनके आने से बदलाव होगा और बदलाव संभव है। ये करके हमने दिखाया, आज हमें गर्व है। पंजाब में हमारी सरकार आई, हमने पंजाब में कहा, पंजाब में तो हम कह रहे थे कि बहुत से और अच्छे काम भी करेंगे, सरकार आने के बाद से हमने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर देंगे, हमने कर दिया, हमने काम करना शुरू कर दिया। शिक्षा का जो मॉडल था दिल्ली का वो किया ही, चिकित्सा का जो मॉडल था वो लागू कर ही रहे हैं, गवर्नेंस का जो मॉडल था वो लागू कर रहे हैं। अब दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, पंजाब फुल स्टेट है, हमने कहा हम वन पेंशन स्कीम भी लागू कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, वहां हम उस पर भी काम करने लगे। तो हम तो जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। इस देश को बदलाव की एक बड़ी मुहिम चल रही है जिसमें राजनीतिक बदलाव एक हमारा मेन कैटलिस्ट है, हम उसमें लगे हुए हैं। हम दिल्ली में सफल हुए, हम पंजाब में सफल हुए, हम गुजरात में 13% वोट और 5 सीटों के साथ आए, अब दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और ये लोगों को समझाना चाहते हैं। ये बात सिर्फ 2 प्रदेशों में चुनाव लड़के जीतने भर की नहीं है, ये बात गुजरात में वोट की नहीं, ये बात ये है कि राजनीति में जो लोग कहते थे कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही सत्ता में आएंगे, सिर्फ गुंडे और बाहुबली ही आएंगे, इस परसेप्शन को हमने तोड़ दिया है, इस परसेप्शन को हमने हटा दिया। हमने ये बता दिया है कि राजनीति में आम आदमी, गरीब आदमी, अच्छा आदमी सब आ सकते हैं और राजनीति में बदलाव संभव है। ये आम आदमी पार्टी ने संभव किया है, वरना मेरे जैसे गांव के लड़के, नए लड़के जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि नहीं, जो राजनीति को एक दूर रहने का विषय मानते हैं, सब लोग राजनीति में आए और आज वो करके दिखा रहे हैं। नहीं तो भारत की राजनीति एक समय पे और अभी भी कई जगहों पे ऐसी है कि अगर किसी पार्टी के 50 लोग खड़े हो जाते हैं तो आम आदमी रास्ता बदल लेता है, महिलाएं और जो बुजुर्ग होते हैं रास्ता बदल लेते हैं, यार नेता वेता खड़े हैं, दूसरे रास्ते चलो। राजनीति और राजनीति की पार्टियों के लोगों की ये इमेज है देश में। तो आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने वाली इस देश में पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को तो यहाँ तक आने में बहुत साल लग गए, हम तो उससे बहुत तेजी से स्पीड में हैं और आज इस देश
में भी ये दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को भी ये दिख रहा है कि जब भी आप अच्छी बात करोगे, काम की राजनीति की बात करोगे, लोगों के जेहन से, लोगों के जीवन से, जेहन और जीवन से जुड़ी हुई जब बात करोगे तो लोग उसको पसंद करेंगे, आपको वोट देंगे, आपको सत्ता में भी लेके आएंगे और आपको बार बार मौका देंगे जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी को देते हैं। चलिए, और कुछ मुद्दे हैं पर उस पर आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज स्पेसिफिकली हमको एक तो एमसीडी पे बात करनी थी आपसे और मनीष सिसोदिया साहब वाले मुद्दे पे बात करनी थी। पर आपसे बात करते रहे कि हमारे मन में सवाल बहुत है आम आदमी पार्टी को लेकर, और हमारे दर्शक जो हैं वो भी हमसे कहते हैं कि भाई आप जरा कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे उन पर बात जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। कुछ सवाल हमारे ऐसे होंगे जो शायद आपको चुभे या आपको अच्छा ना लगे, तो आप बीजेपी की तरह नहीं करेंगे, ये उम्मीद रखते हैं आपसे, ठीक है? शुक्रिया रहेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्वेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों, ये सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ थे अभी, और उनको हमने बीजेपी से भी बात की थी कि भाई आप एक प्रवक्ता हमको दीजिए, तो जरा एक बैलेंस वाली बात होती, पर जैसे कहा कि वो हो नहीं पाया। तो ये जुड़े। अब जो देखा आपने, जो दृश्य देखे हैं सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है, आप कहीं भी जाके यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जाके देख लें, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमें ने दिखाया है, आप कहीं भी देख सकते हैं इसको। पर ये है मामला कि अब जो है ना, वो दुख वाली हंसी आती, दुख वाला रोना नहीं आता, मन में पीड़ा होती है, पर पीड़ा से अब हास्य निकलता है, अब आंसू सूख जाते हैं ये सब देख देख के। क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, मतलब कि कौन अनपढ़ लोग हैं जिनको हमने भेज दिया है चुनकर, जो संसद में भी कभी ये कर देते हैं, कोई विधानसभा में भी कर देते हैं, और ये एमसीडी जैसी जो कॉरपोरेशन है दिल्ली की, वहां भी कर देते हैं। इनको ये लगता है कि इनको कोई, इनकी जवाबदेही है नहीं किसी के प्रति। जिस जनता ने इनको चुनकर भेजा है उसके प्रति उनकी बिल्कुल जवाबदेही नहीं है, इसलिए तो ये सब कर सकते हैं। आपकी वैल्यू जो है वो सिर्फ आपके वोट मिलने तक है, उसके बाद कुछ नहीं है। तभी ये हमको ये राहुल मेहता साहब का जो मूवमेंट है बड़ा अच्छा लगता है। जो मूवमेंट तो क्या, वो कोशिश कर रहे बेचारे, लेकिन वो बात हमको सही लगती है कि राइट टू रिकॉल तो होना चाहिए, और जिसे जिस तरह से लागू हुआ है कुछ राज्यों में उस तरह से नहीं। जिस दिन हमारी वो चर्चा अगर हुई थी, आपने अगर नहीं देखा हो तो एपिसोड देख लीजिएगा, राहुल मेहता साहब के साथ हमने चर्चा की थी। इसमें राइट टू रिकॉल जैसे अमेरिका में जिस तरह से लागू है वो कितना इफेक्टिव है, जहां गवर्नर तक को भी लोग, अगर वो ठीक काम कर नहीं रहा है ऐसा लग रहा हो, तो बीच टर्म में उसको कह सकता है कि भैया आप कुछ छोड़ दो, उतर जाओ नीचे, हम किसी और को बिठाएंगे वहां पे। और ये अगर हो जाए इस देश में तो कुछ अच्छी बात है। ऐसे दृश्य जो है हमको देखने को मिलेंगे, और क्या। चलिए, आज अब यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम जो है अच्छा लगा होगा। जैसे भी लगा हो, आप अपने कमेंट जरूर करें, और फिर उसको शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे बस मिलते रहे, हम लोग बातचीत करते रहेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।